यस सर, गुड। तो इसलिए ये है 26 जनवरी 1950। अब एक बताओ, एक चीज बताओ, एक डॉग होता है, उसकी ब्रीड होती है, डॉग की ब्रीड के बारे में किसी को इंफॉर्मेशन है? रॉटविलर, डॉबरमैन, सब जानते ही होंगे, सब बच्चे लगभग सब होशियार हैं, जेंजी हैं, कल सर ने बताया था, बहुत उत्पाती हैं। तो अब वो जो जर्मन शेफर्ड एक ब्रीड होती है, कभी सुना है जर्मन शेफर्ड के बारे में? तो जर्मन शेफर्ड की खास बात होती है, ये ब्रीड ऐसी होती है कि ये शांत डॉग माना जाता है। ये ज्यादा जब इसका पेट भरा होता है तो भौंकता नहीं है ज्यादा। रॉटविलर वगैरह हैं, ये लोग तो बिल्कुल एकदम चढ़ जाएंगे, खा जाएंगे एकदम से, कौ मालिक पे अटैक करते हैं, भूखे हैं या किसी वजह से दिक्कत में है कुछ, तो इन लोग से दूर रहते हैं। और जर्मन शेफर्ड सिक्योर फैमिली डॉग है। और जर्मन शेफर्ड की जो है खास बात ये होती है कि जर्मन शेफर्ड को आप खाना ना खिला दीजिए, प्यार से इसे हाथ फिराइए, तुरंत मुंह खोल देगा, जीभ बाहर कर देगा और पूंछ हिलाने लगेगा तेजी से, जितनी तेजी से पूंछ हिले, यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है, हे मालिक, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, आप मेरे भोजन दाता हैं, आप मुझे पेय पदार्थ पिलाते हैं, तो आप ही मेरे सब कुछ हैं। किसकी बात चल रही है? जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड की खास पहचान क्या है? मालिक को देखते ही मुंह से जीभ निकालता है। भाई साहब, जीभ कहाँ से निकाली जाएगी? मुंह से तो केवल कह देते जीभ निकालता। अब ये कहोगे सर आपने कहा था, अरे हम तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपको क्या कहना था कि मालिक को देख के जीभ निकाल देता, मुंह से ही जीभ क्यों निकालता है? ये प्रश्न गलत है, ये उत्तर गलत है। और यही सब चीजें आपके आंसर में मार्क की जाएंगी जब हम पढ़ाएंगे, बारीकी सब देखी जाएगी। वैसे तो टर्सरी बनता, मेजर का प्राइमरी बन गया। अरे यार, क्वेश्चन एग्जामिनर वही तो पूछेगा, एग्जामिनर एक्सेप्शनल के ही पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो एक्सेप्शनल केस ही पूछेगा। तो अगर तुम इसमें कंप्यूटर में करो कोई दिक्कत नहीं। बेटा सुनिए, अभी से हम लोग को धीरे धीरे चीजें याद कर। तो मैंने आपको एग्जाम में डेटा की बुकलेट दी थी ना, तो नहीं पूरा याद है तो कम से कम 2 चैप्टर तो याद करके सुनाओ। ठीक। दूसरा बेटा, ऑफलाइन क्लास हम 11:30 से 3 बजे तक ले रहे हैं। अब हम सबके लिए नहीं बोल रहे, जो लोग रिवीजन करना चाहेंगे 11th की टॉपिक कर, और कल उसमें करेंगे हम बायोमॉलिक्यूल सेल साइकिल सेकेंड। दूसरी बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शाम को होगी। तीसरी बात, अभी संजीव सर लोग वीडियो डालेंगे जो फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है, उसमें कौन से 5 सवाल ज्यादा बच्चों गलत, तो उसको भी देखिएगा कि 11th के टॉपिक क्या है, क्या गलत है ना। अब बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर सकते। अगर ऐसे 8-10 बच्चे तैयार हो जाए जिनको कुछ याद करके सुनाना है, तो आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है उसमें आप लोग डाल देना लिख के, तो बैठ के हम लोग टीचर पूछेंगे। ठीक। और पहला टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, सर आपने क्या शुरू किया है? अभी तो सर जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, सोल्यूशन स्टार्ट होगा। सोल्यूशन, इधर सोल्यूशन और उधर फ्लावरिंग प्लांट। और फिजिक्स में क्या टॉपिक शुरू हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे तो इनका टेस्ट होगा, तीनों टेस्ट कंबाइंड होगा। ठीक है, चलिए। तो देखो, अभी हम लोग जितना कोर्स खत्म कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। बात को जितना हम करेंगे दिसंबर जनवरी में बोर्ड की टेंशन। ठीक है, चलिए सर की क्लास करिए, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, काम हो आप अटेंड करके देखिए तो आप
तो जो जर्मन शेफर्ड है उसको हमने जर्मन सिल्वर से कोरिलेट कर दिया, जर्मन शेफर्ड को जर्मन सिल्वर से। तो जब भी जर्मन सिल्वर बोलेंगे तो जर्मन शेफर्ड याद आ जाएगा। जर्मन शेफर्ड कौन होता है? जर्मन शेफर्ड होता है जवान निकालने वाला, बताने की जरूरत नहीं है, कुछ वर्ड हिंदी में अच्छे नहीं लगते हैं। जवान निकालने वाला कू, आई मीन डॉग, माई पैटी, माई डॉगी, माई टॉमी, प्लीज कम हियर, टॉमी मेरे कहाँ तुम छुपे हो, मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, तुम तो वही जवान निकालने वाले मेरे कू हो जिसको मैं 2 साल पहले लाया था। तो जो जवान निकालने वाला कू है वही हमारा जर्मन सिल्वर है। क्या मैं तुमसे कल परसों नरसों जब पूछूंगा कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मेटल होती हैं तो क्या बता दोगे? जवान से जेडन, निकालने से निकिल और कू से कू यानी कि कॉपर, जवान निकालने वाला कू। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिनको कि हम लोग पुराने सिस्टम में जोड़ लेंगे। और पुराने अगर किसी बच्चे को जर्मन शेफर्ड के बारे में नहीं पता है तो भी उसको पता चल जाएगा कि भाई डॉग होता है। गली वाले डॉग भी कभी कभी बिस्किट खिला दो पार्ले जी वाले खुश हो जाते हैं, जवान बाहर निकाल देते हैं। तो वो भी आप सबने कभी ना कभी ऐसे प्यार मोहब्बत में किया ही होगा। तो जनरल जो है ये आपका एक्शन है। तो ऐसे हम लोग इसको याद करेंगे, 3 सेट में याद करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि जैसे मान लिया आप पढ़ने में बहुत तेज है, आपको हमने सारी ट्रिक्स बता दी, हमने आपको लॉग देखते ही निकालना सिखा दिया, हमने आपको ये कह दिया। मैं भाई दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं भी वो नंबर ही आएंगे क्लास में। फर्स्ट का काम हो रहा है, सेकंड का मुझे काम नहीं करना। फर्स्ट A1 मैं ऑल टाइम अपने आप पढ़ता था तो वही फर्स्ट आता था, तो सेकंड का काम नहीं है। तो फर्स्ट का ही काम मुझे करना है। तो फर्स्ट के काम में पढ़ते सब लोग हैं, पढ़ाते सब लोग ही हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी और स्पीड कौन बढ़ाता और कैसे बढ़ाता और उसमें क्या क्या काम हो सकता वो देखना। जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया 1 2 8 2 6 5 3 अपॉन 4 2 0 2 3 1, इसको हमें डिवाइड करना। तो बताओ डिवाइड करके क्या आएगा? पलक झपकते ही, पलक झपकते ही बताओ डिवाइड करके क्या रिजल्टेंट आएगा? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 12.82 या 6 है तो 3 मान लो, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ये 6 हटाया यहाँ एक ऐड कर दिया 3 आ गया, अपॉन 1 2 3 4 5 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कैंसिल कर दो, 4 3 12 और 4 2 3 6, तो ये मतलब जो है 12.6 कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। थोड़ा बढ़ाना है तो 3.1 कर दो, क्या आएगा? 3.1। कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लो। तो कैलकुलेटर से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन स्टडी कर रहे हैं। एक ऑप्शन होगा मान लो 3.2, या एक ऑप्शन होगा 3.09, एक ऑप्शन होगा 4.5, एक ऑप्शन होगा 8.9, एक ऑप्शन होगा 12.3। तो मार दोगे कि नहीं तुरंत, या पूरा गुणा भाग करके बिल्कुल सत्यभामा बन जाओगे कि नहीं हम तो भाई निकाल के रहेंगे, हम तो कैलकुलेशन में हमने बचपन में सेकंड क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो इसलिए हम कैलकुलेशन मेरा डिवाइड बहुत अच्छा है। 1 2 8 2 6 5 3, सब नंबर इतने आसान नहीं होंगे, ये तो मैंने जानबूझ के इसे लिखा था आप लोगों के फोकस मेंटेन करने के लिए। 3.05, 3.05 देखो सबूत है। तो 3.05 अगर हम 5 को जो है हटाते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो 0 में 1 हम लोग प्लस कर लेते हैं, 5 या 5 से ऊपर। अब ऑड नंबर, अब 0 का क्या कहते हैं? ऑड नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर होता तो 5 हटाते तो ना जोड़ते,
ऑड नंबर है, तुम लोग से मैथ में तुम आगे हैं नहीं, तुम लोग तो मैथ बहुत अच्छी है। सो क्या आपके अंदर कैलकुलेशन स्किल है? क्या आप चीज़ों को समझते हैं कि दूसरे लोग मेरे कंपटीशन में कैसे खड़े हो रहे हैं? क्या आपको ये अभ्यास है कि जैसे अगर हमने आपको यही चीज़ ऐसे दे दी, लॉग, फिर हमने दे दिया 2513 अपॉन 503, अब इसका लॉग हमें निकालना है। तो लॉग निकालने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 25.132 इंटू 10⁻³ और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.03 इंटू 10⁻²। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, सभी को आता होगा। कलेजे पे हाथ रख के बोलो आता, तभी पूछ लेंगे, नहीं तो भी या कल तक आ जाएगा, कल पूछ लें सिग्निफिकेंट नंबर। अभी फिर ये कह लो अरे सर बहुत दिन पहले पढ़ा था, और सर वो पहला चैप्टर NCERT 1 का था सम बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम लोग कम देखे हैं। अब ये 10⁻² इससे जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। 5.03 को 5 मान ले तो चलेगा, 5 5 का 25 होता है कि नहीं, 0.1 का मतलब नहीं, 0 आएगा, log 5 हो गया, log 5 इंटू 10⁻1, तो इसको ऐसे लिख लेंगे log 5 प्लस 1 log 10, log 10 इक्वल टू 1 हो जाए, log 5 0.699 प्लस 1 तो 1.699 आ जाएगा कि नहीं, 1.699। क्या आपकी कैलकुलेटिव स्किल है? क्या आपने आपके स्कूल में किसी ने ऐसा सोचा था? क्या उसने कैलकुलेशन कराया? क्या आप बस यही सोचते थे कि मुझे टॉपिक आता, मुझे फार्मूला आता है, मुझे तो बस ये पता है कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में ये रिलेशन होता है? बताओ क्या रिलेशन होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में? अब मुंह से निकल गया तो बताना पड़ेगा, कुछ और निकल जाता वो बताना पड़ता। 11th में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट थर्मोडायनामिक्स पढ़ी 11 की, बताओ। बहुत बढ़िया, मेरा थोड़ा बात करने का ढंग ही ऐसा है, उसका मतलब ये नहीं कहना कि रूड बोल रहे हैं, कभी भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ घर में भी। तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन अब आपको नहीं पता था, मान लीजिए कि आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया गया, तो उसको आपने फॉर्मूला याद कर लिया। फॉर्मूला ये होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस, मतलब क्लास से हम लोग जब जाएंगे अभी 10 मिनट बाद, तो मैं बस आपसे कल के लिए यही पूछूंगा कि मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं या अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, आपके अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करूं या अपने अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करूं और बताऊं अपने हिसाब से। अगर आपका 11th बहुत अच्छा प्रिपेयर है और आप 12th भी बहुत घर से पढ़ के आ जाओगे, सुना दोगे, तो हम आपके हिसाब से चलेंगे। और जो सर व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रहे हैं ना, हम ही सुनेंगे उसमें, याद करके आओ, NCERT से ही सुनेंगे। अब 5 में 3 नहीं बता पाओगे, 2 ही बता पाओगे, आओ तैयार करके। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, हमने क्वेश्चन पूछा था, आपके हिसाब से कराएं कि अपने हिसाब से? सोच रहे हैं अरे पागलो, यही कहना है कि सर आप अपने हिसाब से कराइए, यही कहना था। टाइम मशीन में पीछे जाना पड़ेगा फिर से बैक करके। तो बच्चों एक बहुत कठिन क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा, उम्मीद है तुम लोग विवेकपूर्ण रूप से सोच समझ के उत्तर दोगे। तो कल से जब सोल्यूशन स्टार्ट होगा या अभी से अगर टाइम बचेगा स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं अपने हिसाब से नोट्स ट्रिक्स और सारी चीजें बताऊं या तुम्हारे हिसाब से पूछ पूछ के चलूं? बहुत अच्छे, बहुत समझदारी भरा आंसर, और ये नेचुरल आंसर था तुम लोग का, देखो मन से आया इसलिए इतना तेज आंसर आया, कोई नहीं जानता इसके पीछे क्या था। बिल्कुल सही, विश्वास नहीं हो रहा, आंखों में नमी आ गई। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट RT ln के, बस यही के, यही बताता है तुमको आता नहीं। चुप रहते तो हम समझ जाते कि तुम्हें आता था, बोले पकड़े गए। कालिदास को जो 5 लोगों ने जो है उत्साह बढ़ाया और विद्योत्मा जो महान इंटेलिजेंट लेडी थी उससे शादी करा दी, और कहा बस चुप रहना,
जिस दिन बोलोगे चोरी पकड़ी जाएगी। के नहीं होता बाबू, क्यों होता है। के अभी आएगा। जब क्या आएगा, क्या आएगा, ये क्यू के कब बनेगा। आपको कहना है नहीं याद आ रहा, बस सोचने लग गए, जल्दी से बता दो आंसर हो जाएगा। कोई बताएगा ये क्यू कब के बनेगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बताओ कौन जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट में। डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के बन जाएगा। ये भी 11th की इक्वेशन है। पीएच बफर वाली भी 11th की इक्वेशन थी, वहां लॉग एंटी लॉग था। मैं केवल ये चेक करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग एंटी लॉग है, काइनेटिक्स में लॉग एंटी लॉग ग्राफ है। तो मैं जिन लोगों को लेके सोल्जर बना के आगे चलना चाह रहा हूं एज ए कमांडर, मुझे पता तो हो कि मेरे सोल्जर को ये AK-47 चलानी आती भी है कि नहीं। जब मैंने उनको AK-47 दे दी और कहा कि दुश्मन अटैक कर रहा चलाओ, तो आप ऐसे पीछे करके चला रहे हो घड़ घड़ घड़, फिर क्या होगा। तो उल्टी गन चला दी या मेरी तरफ करके चला दी, कमांडर शहीद हो गए। तो डेल्टा, अब बच्चा मेरे यहाँ पे एंटी लॉग लेना होगा, और एंटी लॉग अगर नहीं जानते हो प्लस का कैसे लिया था, माइनस का कैसे लिया था, उसका ट्रिक क्या होता है, तो कहानी खत्म तुम्हारी, फिनिश। तो इक्विलिब्रियम पे कौन जीरो होता मैडम बताइए, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट। क्या डेल्टा जी नॉट कभी जीरो हो सकता है इक्विलिब्रियम पे? नहीं, बताओ, हो सकता? हो सकता है, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है, उस पर क्वेश्चन भी आ चुका, एक कंडीशन होती है। तो अब वही सब कंडीशन तो जानना है। ये डेल्टा जी नॉट है, ये माइनस आर टी एल एन के है। अगर बताओ के की वैल्यू 1 हो तो एल एन 1 मीन्स क्या होता, जीरो। तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या इक्विलिब्रियम पे भी कभी भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो हो सकती है? एक कंडीशन में, एक कंडीशन में, जब के बराबर 1 हो। ये बातें हमें छोटी छोटी सी 11th और 12th अलग नहीं, कंपटीशन में कुछ भी अलग नहीं होता, तो वो हमें जाननी होगी। अब सर कहेगा कि हमने फुल सिलेबस टेस्ट में जो मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, आज वीडियो डल गया होगा अब तक, आज रिकॉर्ड करके आया हूं, तो वो आप लोग देखेंगे। लेकिन वो आप लोग देखेंगे जब आप लोग को उस लेवल का पता होगा ना, तब तो आप वीडियो देख के समझ पाएंगे कि यहाँ क्या बात कही गई है। अब मेरा प्रश्न ये था आपसे कि मान लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट मन में बहुत अच्छा करा दिया, आपको हमने ट्रिकें सिखा दी, आपको ट्रिकें नहीं मतलब ट्रिक्स सिखा दी, आपको रिवीजन के मेथड बता दिए, आपको पुरानी यादों में जोड़ना बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, क्योंकि अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे कि बेरिलियम और बोरोन में, इनऑर्गेनिक बचा तो इनऑर्गेनिक भी पूछ लेते हैं, बेरिलियम और बोरोन में केमिकल बॉन्डिंग भी पूछ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग सुनते हैं कि तुम लोगों ने 4-4 5-5 बार पढ़ा, उस पर एकदम थीसिस लिख दी थी। तो पहले एक मास्टर साहब ने पढ़ाया, फिर दूसरे मास्टर साहब ने उसमें अभ्यास कराया, फिर तीसरे मास्टर साहब ने अभ्यास पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, ठीक। लेकिन अभी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि बेरिलियम और बोरोन में फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? बेरिलियम। क्या बात है, छा गए। क्यों? कर दिया मटिया मेट। बोरान की नहीं ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है बेरिलियम की? बेरिलियम की क्यों ज्यादा होती है? तो उससे क्या, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक। फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों? क्यों ज़्यादा होती है? रटा है कि समझा है? ये जो रटने वाले लोग होते हैं ना, यही सब गड़बड़ करते हैं।
रटने का ट्रिक व्रिक बता देंगे, लेकिन भैया समझना ज़्यादा जरूरी है, समझने वाला जल्दी आंसर आता। ये बताओ, ये मैंने 2 बिल्डिंग बनाई है, मतलब पढ़ाई वो होगी कि हम नहीं बताएंगे तुम्हें कुछ, तुम बताओ, वो पढ़ाई होती है। ये 2 बिल्डिंग बनाई है, एक मैंने बिल्डिंग ये है, कोई इसको केक समझ के खा ना लेना, बस ये बिल्डिंग है, नया डिजाइन है, मॉडर्न आर्ट है। एक बिल्डिंग ये है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मॉडर्न आर्ट तो वो लग रही है, ऐसी अगर बना के थोड़ा सा इधर येलो इधर रेड और इधर पिंक डाल के एक कैनवास पे लगा देना, लाखों में बिक जाएगी। लोग कहेंगे क्या बात है। ये देखिए, जीवन के रास्ते कटीले हैं, लेकिन उस पे बैलेंस बनाना ही एक जीवन का आर्ट है। इसका ये मतलब निकल रहा है। लोग इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। बिक गई भैया, 10 लाख की पेंटिंग बिक गई। फिलहाल आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों बिल्डिंग्स में, इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है? देर तक इमारत कौन सी टिकेगी? इस इमारत का नंबर है 1, इसका नंबर है 2। फर्स्ट देखो, बिल्कुल सही जवाब। ये क्यों जवाब आ गया? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं था इसके बारे में। जो तुम पढ़ लेते हो वही गड़बड़ करते हो, जो बिना पढ़े देते हो, मन से दिल से उत्तर देते हो, वो सही हो जाता है। अगर हम इसको यहां से ऐसे लाइन खींचे तो क्या ये इस स्ट्रक्चर को 2 बराबर भागों में बांट रहा? 2 बराबर भागों में बांट रहा। इसको हम एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर हम इसको कहीं से लाइन खींचे तो क्या ये बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटेगा? ये देखो, ये ऐसे नीचे है, ये ऊपर है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये कर्व्ड है, ये पॉइंटर है। तो जो लोग सिमेट्रिकल होते हैं वही स्टेबल होते हैं। और सिमेट्री क्या होती है? बराबरी। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बराबरी है। अगर पी सबशेल है, पी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल है? 3। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, तो ये हाफ फिल्ड है, सबको एक एक ऑर्बिटल मिला, तो बताओ स्टेबल है कि नहीं? हाफ फील्ड स्टेबल है कि नहीं? इसलिए एन और ओ में किसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है? एन की, क्योंकि उसके पास क्या होता है? P3, और इसके पास क्या होता है? P4। ये ज्यादा स्टेबल है। एक बिल्डिंग है, उसमें 3 रूम है, तीनों रूम में 3 बच्चे हैं, तीनों को हमने एक एक चॉकलेट दे दी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा? हमने उस बिल्डिंग में गए और 3 बच्चों को एक एक चॉकलेट दी, चौथे का छोटू इधर ये देखो, उसको दे दी, छोटू को एक एक्स्ट्रा दे दी। मोटू और रोटू ने देख लिया, अब मोटू और रोटू इसको मारेंगे, इसकी चॉकलेट छीनेंगे, आधी आधी करके खा जाएंगे, लड़ाई चल जाएगी कि नहीं? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल था। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा अनस्टेबल होता है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे भरा हुआ है। अभी तो 12th स्टार्ट करना है और 12th भी ऐसे भरा हुआ है। तो अगर तुमको हमने ये सब सिखा भी दिया, अब ये कन्वर्जन रह गया है, जिसमें कि हम लोग एथेन वाली रिएक्शन लिखने जा रहे थे, उसमें बहुत सारी रिएक्शन लिखनी है, अभी आप लोग से पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं, कल आप हाइड्रोकार्बन पढ़ के आइएगा। तो आप हाइड्रोकार्बन पढ़ के आएंगे, एक कन्वर्जन हम लिखेंगे, उसमें सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, तो वो आपको बताना होगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसे आपको बताना होगा कल। तो हमने आपको एक टास्क दे दिया, आप 11 का हाइड्रोकार्बन पढ़ के आइए, वुड्स रिएक्शन पढ़ के आइए, हेलोजिनेशन आप एल्केन पढ़ के आइए, आप एरोमेटाइजेशन पढ़ के आइए, पार्शियल कंबशन पढ़ के आइए, कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया क्या बनेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया क्या बनेगा, और एरोमेटाइजेशन कैसे होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, अगर एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास आउट करें तो क्या होगा, एलिफेटिक से एरोमेटिक में घुसने का सरल तरीका क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे भविष्य में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास खत्म करने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया और आप बीमार पड़ गए, तो क्या आप एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो पाओगे? तो जो पहला जो पिलर होता है पढ़ाई का, वो होता है फिजिकल बैलेंस, यानी आपकी फिजिकल स्टेट, यानी आपकी हेल्थ। तो हेल्थ के लिए आपको ये बात देखना होगा कि आपको क्या खाना सूट करता है, क्या खाना सूट नहीं करता। ये जो थ्योरी है कि आप घर का खाइए, बाहर नहीं खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाइए और स्प्राउट्स ही खाइए, ये थ्योरी
कम जानकार लोगों की थ्योरी है, क्योंकि जो बॉडी का टाइप होता है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग तेज़ मिर्चा और मसाले भी आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग हल्का खाना भी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले अपनी बॉडी को पहचानना होगा कि आपकी बॉडी क्या खा के कैसा रिएक्ट करती है। और आप अलग अलग जगह से बाहर से खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, बतासा खाइए, पानी पूरी खाइए, चाट खाइए, और क्या बता रहे थे, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे अभी क्योंकि एक क्लास और लेनी है, नहीं तो भूख लग जाएगी। तो आप सब कुछ खा के ट्राई करिए और आपकी बॉडी को क्या सूट करता है वो आप देखिए। तो जब आप फिजिकल बैलेंस कर लेंगे तो फिर मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस में क्या होता है, आपके जो विचार होते हैं वो आपको परेशान करते हैं। नेगेटिव थॉट्स और गिल्ट ये जीवन का सबसे बड़ा पॉइजन है जो आपको मिटा देगा। आपने कोई काम किया, अरे ये गलती हो गई यार, नहीं करना चाहिए था, अरे यार क्लास नहीं की, घर में बैठ गए, सिर्फ सोचा था पढ़ लेंगे और मौसी आ गई और टाइम वेस्ट कर दिया, और मम्मी ने ये कह दिया, और मम्मी ने वो वो कुछ सब्जी लाने भेज दिया, अरे यार उससे तो कोचिंग चले जाते। गलत डिसीजन जीवन के जो आपको गिल्ट देते हैं और गिल्ट से आपका टाइम जाता है और निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। जहाँ तक निगेटिव थॉट्स तभी आपको आएंगे क्योंकि दिमाग को भगवान ने ट्रेंड किया है चीज़ों को, जो ज़्यादा चीज़ें बार बार देखी जा रही हैं उसको याद करने के लिए, और जो कम चीज़ें देखी जा रही हैं उनको छोड़ने के लिए। अब आपने पूरे दिन भर में 1 घंटे फेसबुक का टाइम बनाया हुआ, 1 घंटे इंस्टा का टाइम बनाया, मैं इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी देखता भी हूँ, लेकिन ये देखने के लिए कि बच्चे क्या डाल रहे हैं आजकल के। तो ये मेरा टाइम बहुत सीमित है, मेरा स्क्रीन टाइम भी लॉक्ड है, मेरे लैपटॉप का टाइम भी लॉक्ड है कि मुझे कितने समय में कितना, मेरा इंस्टा लॉक हो जाता है 11 बजे, तो मैं उसके आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा हो रील देखने का, तब भी मैं नहीं देख पाऊँगा। तो अब आपको, अगर आप दिन भर पढ़ाई से संबंधित यूट्यूब देखो और आप अपने को बिजी रखो, कोचिंग आओ, कोचिंग का शेड्यूल फॉलो करो, सिंह सर की बात सुनो, हमारी बात सुनो, तो आपके दिमाग में यही घूमेगा। जैसे आज हमने 1 घंटे में आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर दी ना, अब आपके दिमाग में ग्राफ घूमेगा, हाइपर बोला पैराबोला में क्या डिफरेंस है, तेज कैलकुलेशन कैसे किया जाता, अच्छा ऐसा भी होता है डेसिमल लगा के जल्दी से 4 ऑप्शन मैच कर लें, या अभी तक हम पूरा सॉल्व करते थे। लास्ट स्टेप में काटना चाहिए, अगर लंबा कोई कैलकुलेशन आ रहा है तो पहले स्टेप में काट दिया, फिर दूसरे स्टेप में काट दिया, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो वो हमें भी आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे, तो सब लिए चले आओ भरे 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 भरे, एग्जामिनर लास्ट स्टेप में उसको बीच बीच में कटवा देगा, तो लास्ट स्टेप में काटना चाहिए। तो ऐसे ऐसे ये दिमाग में आपके भर गया, अब आपको ये सुझाई देगा, लेकिन ये कितने दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन, कल से हम सॉल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करने लगेंगे। हमारा लेक्चर प्लान आपके पास, हमें पर डे उतना कराना ही है, और जितना हमको टाइम ज़्यादा मिलेगा हम उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। मेरे अंदर क्वेश्चंस उबल रहे हैं बाहर आने के लिए, तो मैं वो तरह तरह के क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए दूंगा, तो उससे वो सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको रिमाइंड रखनी होगी। मेंटल बैलेंस का तरीका है कि आप वही चीज़ आँखों और कान से जाने दें अपने अंदर जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप चलाने पे, या ऐसा हम नहीं कर रहे कि बिल्कुल मना कर दो, क्योंकि हम लोग सब फ्रेंड्स हैं और अपनी बात तुम हमसे शेयर भी कर सकते हो कि हमने सर आज ज़्यादा फ़ोन चला दिया, आज हमको गिल्ट हो रहा, क्या करें। तो जब गिल्ट आता है कभी, तो कह लेने से बैलेंस हो जाता है। कभी कभी मम्मी डैडी बहुत आपकी कंडीशन को लेके एग्रेसिव रहते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस फाइट करके निकाल ही दे, तो उनसे अगर ज़रा सा भी हमने शेयर की कि मुझे ऐसा थॉट आ रहा, घूमने का मन कर रहा है, या सोच रहे हैं कि आज ना पढ़ें, तो एकदम हाइपर भी हो सकते हैं वो लोग। तो ऐसे में आप हम लोग से, सिंह सर से, हमसे, या जो भी आपको रिलायबल पर्सन लगे, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उससे, वो उम्मीद नहीं है, फ्रेंड लोग बहुत नाकारा होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ गलत उसका यूज़ करेंगे, तो उनसे आप करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे वो चलाएं जो आपके टारगेट को सेट कर रहा है। और इमोशनल बैलेंस का मतलब ये है कि हम लोग इस समय दोस्ती यारी में बहुत पड़ते हैं। हमारी एक एज है, हमारे इमोशंस दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बहुत पसंद कर रहे हैं उसने हमको नापसंद कर दिया, उसने हमारी इंसल्ट कर दी। वैसे तो आप लोग खुद ही एक्सपर्ट हो इन सब चीज़ों के, मुझे नहीं बताना चाहिए। हम लोग के टाइम में हम लोग बहुत पीछे थे, इतना व्हाट्सएप होता तो आज हम कोहराम मचा देते उस समय तक। लेकिन हम लोग को चिट्ठी लिख के देनी होती थी, बहुत टाइम लगता था, वो चिट्ठी लिख के दे दे, पता लगा मैडम ने प्रिंसिपल को पकड़ा दी,
प्रिंसिपल सर देखिए ये हो गई अच्छे से सिकाई आई मतलब पिटाई। तो ऐसे में आप लोग का टाइम बहुत एडवांस और बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल बैलेंस आपको पढ़ाई में पीछे कर देगा। तो 3 चीज़ों पे अगर आप बैलेंस कर ले गए, फिजिकल बैलेंस और मेंटल बैलेंस मतलब ज़्यादा पढ़ाई, और ज़्यादा पढ़ाई में भी 3 तरीके, पुरानी यादों में जोड़ देना, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स एंड रिवीजन। अगर पर डे या 5 दिन में या 10 दिन में रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या इतनी सब बातें हम लोग ने 1 घंटे के लेक्चर में समझ ली हैं, ये कैसे हमें आगे पढ़ाई करनी है। तो हम लोग जो अब कल से सोल्यूशन तैयार करेंगे उसमें कुछ चीज़ें हम लोग फार्मूले को समझेंगे, फार्मूला को रटेंगे नहीं, कैसे फार्मूला प्रोड्यूस हुआ उसको समझेंगे जिससे हमारा लॉन्ग टाइम में चले। और जहाँ रटने वाला इनऑर्गेनिक का कोई होगा तो वहाँ ट्रिक का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना होगा, इमोशनली वीक नहीं होना होगा और मेंटल डिप्रेशन से दूर रहना होगा। ये हमारे सफ़र, ये हमारा रास्ता स्टार्ट हो रहा है। मैं यानी संजीव भाटिया आपका नया कोच आपको इस नई जर्नी में ले जाऊंगा और आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कल से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।